आए। यस। नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ। 6 बज गया है। आप लोग आए कि नहीं आए, कुछ दुआ सलाम हो तो पता चले। ठीक है, चलिए बात शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इनवाइट में लिखा था कि रूढ़ियों को तोड़ते हुए और संस्कारों का पालन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। और ये काम तब और मुश्किल हो जाता है जब इसे कोई महिला करती है, और ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब ये महिला कोई कलाकार होती है। कला की दुनिया में अपना स्थान बनाना, और इस तरह से बनाना कि लोग आपको वो मान्यता दे जो आपने कभी चाहा हो कि ये मान्यता मुझे मिले। तो आज हम लोग मिल रहे हैं ऐसी ही एक महिला से जिनका नाम है कविता सेठ। तो कविता, आइए, आपका स्वागत है। मैं गुजारिश करती हूँ कि आप आए। नमस्कार दीप्ति। नमस्कार। हाँ कविता, क्या हाल चाल? बढ़िया। मजे ले रहे हैं। लॉकडाउन के मजे ले रही है। तो ठीक है, आज बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए, जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं, है ना? तो अच्छा, सबसे पहला हमारा सवाल ये बताओ कि तुम्हारा ये जो नाम है कविता, ये किसने रखा था? मेरे शायद फादर ने रखा होगा या दादाजी ने, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। बट मुझे हाँ, उस वक्त का आइडिया भी नहीं था कि मेरा जो नाम रखने के अकॉर्डिंग है, मेरी चॉइसेस हैं, मेरी पर्सनैलिटी है, उसी के आसपास बनती चली जाएगी। तो कई बार लगता है कि नाम बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आप उसी के अकॉर्डिंग शायद होते जाते हो या वैसे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हो। जैसे मैंने कविश का नाम कविश रखा, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि वो पोइट्री वगैरह लिखेगा या कुछ करेगा। अब धीरे धीरे उसके पंख निकल रहे हैं या वो जिस तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं असर रहता है। मुझे लगता है बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक अच्छा नाम मुझे मिला और मैं उसी को मैंने अपनी जिंदगी बना लिया, गाने में चाहे पढ़ने में या जिस तरीके से भी समझ लीजिए। अच्छा, तो आपका जन्म बरेली में हुआ, हाँ जी, हाँ जी, है ना? बरेली में पैदाइश। तो कितने कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं 4 भाई बहन हैं हम लोग। 3 हम्म, बहनें हम लोग, मैं सेकेंड हूँ और एक सबसे छोटा भाई है। तो दीदी कानपुर में रहती है, छोटी सिस्टर लखनऊ में रहती है, ब्रदर नोएडा में रहता है, मैं यहाँ बॉम्बे में माया नगरी में। वाह, नर्सरी। अच्छा, तो ये जो मतलब पढ़ाई लिखाई सारी आपकी वहीं हुई, बरेली में? जी, मेरी हाँ, एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन तक वहीं हुई, क्योंकि हम्म, उस टाइम तक आज से 28 साल हो गए शायद मैरिज थी। तो उस वक्त यही होता था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उससे पहले मतलब ग्रेजुएशन में आए तभी बीए कर रहे हैं, तब तक ही भाई अरे लड़की बड़ी हो गई, 17 साल कंप्लीट कर लिया, 18 साल कंप्लीट कर लिया, शादी कर दो। तो वही माहौल था। और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, रिजल्ट भी नहीं आया था एंड मेरी शादी तय हो गई थी। अच्छा, हम शादी पे तो उस बाद में वक्त पहुंचे। बहुत हाँ, उस वक्त काफी गुस्सा आया था। तो ये हमारे साथ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। आ, कविता का वो चला गया है। चेतन, आप हो? चेतन, थोड़ा कविता नेटवर्क जी का चली गई हैं। हाँ, आपका। कुछ हाँ, नेटवर्क कुछ थोड़ी हो रहा गड़बड़ हुई थी। हाँ हाँ। हाँ, है। तो हमारा सवाल हाँ आपसे ये है कि जो कविता है, ये आज की डेट में जो एक इतनी बड़ी सिंगर है, ये कब आपको ऐसा लगा? ये सोच कब आई? ये ख्वाहिश जागी कब? ये एहसास कब हुआ कि हमको गाना है या हमें सिंगर बनना हाँ, ये मुझे बहुत ज्यादा म्यूजिक की तरफ पता नहीं दीवानगी थी बचपन से ही। और मैं काफी रेडियो बहुत ज्यादा सुनती थी। और
एक बार मैंने एक अंकल से पूछा था, मैं स्कूल से आती थी, बैग पटकते साथ ही सबसे पहले रामपुर रेडियो लगाती थी, फिर दिल्ली रेडियो सुनती थी। एक दिन गाते गाते ही क्वेश्चन आया, और मैं वो जब गाती मतलब उनको सुनती थी, मोहम्मद रफ़ी साहब और ये सारे पुराने गाने, तो उस साथ साथ जोर जोर से मैं गाती भी थी साथ में। तो एक दिन मेरे मन में सवाल आया कि काश मेरा भी कभी गाना इस रेडियो में बजेगा क्या। ये मन में सवाल उठा, तो मैं एक अंकल सामने रहते थे, मैंने उनसे बात की। वो रेडियो में वायलिन बजाते थे, तो मैंने उनसे कहा कि अंकल क्या मेरे गाने भी आ सकते हैं क्या रेडियो पे कभी। तो बोले कि हाँ, ऑडिशन दो तो तुम भी वहां पर, यदि तुम सेलेक्ट हो जाओगी तो तुम्हारे गाने भी बजेंगे रेडियो में। और तो मैंने कहा वो कैसे होगा। बोले फॉर्म ला के दूंगा, तुम ऑडिशन दो, तैयारी करके अच्छे से तैयारी करके देना, तुम सेलेक्ट हो जाओगी तो तुम्हारे गाने भी बजेंगे। तो उस तरीके से वो रेडियो का सिलसिला शुरू हुआ। तो जब मैं रेडियो में गाने मतलब रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी तो बहुत डर भी लगता था, लेकिन पूरे शहर में पापा हल्ला मचा देते थे, अरे आज तो कविता का गाना बजेगा, आज कविता का गाना आएगा रेडियो में। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और वहां को अच्छा। 100 रुपए का पहला चेक जब मिला था, तो मुझे मालूम नहीं था कि चेक को जमा करते हैं, फिर बाद में 3-4 दिन वो क्लियरिंग में लगता है, फिर पैसे मिलते हैं। मेरे को तो चेक मिला, मुझे लग रहा था कि बस मुझे हाथ में पैसे मिलेंगे। मैंने आफत कर दी पापा की कि मुझे बस पैसे चाहिए कैसे। बोले अच्छा चलो मैं दे रहा हूँ, ये इसमें तो टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में, चलो तुम ये जो भी अमाउंट तुम्हें मिला है ये लो, मजे करो। और मेरी उसमें इतनी लंबी लिस्ट, मैं ये लाऊंगी पापा के लिए, मम्मी के लिए, ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए। तो मतलब रुपए तो 200 होंगे, 180 रुपए जो मिले थे, और जो वो लाखों की लिस्ट थी। तो अच्छा, कविता ने जब पहली बार माइक फेस किया और ये हेडफोन लगाया तो कैसा लगा? मतलब ये ख्वाहिश तो थी कि बहुत बड़ा कुछ करना है, लेकिन जब सामने आया ना ये मौका कि मैं माइक के सामने हूँ और एक टेक में रिकॉर्ड करना है, तो रेडियोज में तो अभी भी वैसे ही होता है, तो इतना डर लग रहा था, जिसमें मैं अपने ही गाने रिकॉर्ड कर रही थी, अपनी कॉम्पोजिशन गा रही थी, लेकिन फिर भी इतना तेज हार्ड। भाई ये क्यों हो रहा है? ये ड्रीम कम ट्रू। हाँ, कविता जी का ड्रीम तो पूरा हुआ, लेकिन कविता जी कहाँ गायब हो गई है? हम लोगों को कविता जी से बात करनी है। और कविता जी, क्या नेट का कुछ प्रॉब्लम है क्या? नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ लग रहा, बार बार अपने आप ऑफ हो जा रहा है ये। है ना? हाँ, तो नेटवर्क की कुछ, तो कोई बात नहीं। मैं इस हाँ, बोलो। वाईफाई पे नहीं हूँ मैं, इसलिए 4G पे हूँ। वाईफाई हमारे यहाँ चल नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो भाई सारे दर्शकों, श्रोताओं, वक्ता वक्ता तो हम ही लोग हैं। आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो बीच बीच में बाधाएं आएंगी तो हम लोग के साथ बेयर कीजिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि या तो हम इसे रोक दें, तो आप भी और हम भी दोनों वंचित रह जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन ये कि जैसे चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दें। और बाधाएं तो फिर ये जीवन है, आती ही है, और हम बाधाओं को पार करके ही आगे बढ़े। तो है कविता, हाँ यहाँ हम लोग इन बाधाओं को पार करते आगे बढ़ते जाएंगे और ये यहाँ सिलसिला जारी बरेली रखते हैं। का जो सफर है वो इजी तो नहीं। कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो शायर हो, मतलब, और वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है जब आपको चुनौतियाँ मिलती हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो आपकी जो जो अंतर मन की जो शक्ति होती है वो बहुत चार्जअप हो जाती है। आप उसको फुल 100% जब देते हो तो रिजल्ट्स अच्छे आते ही आते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप पूरी शक्ति लगा देते हो जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स सामने ही है, आप भी सामने हैं, मैं भी सामने ही हूँ, तो रिजल्ट्स तो अच्छा, तो क्या अच्छे ही मतलब घर रहते हैं। वालों का सपोर्ट था जब, मतलब शुरुआती दौर में एकदम जब ये हुआ सपोर्ट रेडियो? मतलब, हाँ रेडियो में मेरी मतलब उनका कोई इनिशिएटिव किसी का नहीं था, जो करना है करो, उसमें यदि कुछ मिल गया तो सब ताली बजाने खड़े हो जाएंगे, वैसा कुछ सीन था। लेकिन ये हाथ पकड़ के कोई लेकर के जाएगा कि भाई ये गुरु से सीख लो, या आप इनसे तालीम ले लो, या ये कर लो या वो कर लो, कोई इस बारे में समझाए, वैसा कोई मुझे नहीं मिला। तो ठीक है, मतलब मैं उसमें भी पॉजिटिविटी ये देखती हूँ कि मैंने हर चीज़ खुद से की, तो मुझे सारी चीज़ें मालूम है कि क्या रास्ता है, कैसे जाना है, और क्या रूट है, और क्या सही है क्या गलत है। तो वन वे उसको भी मैं कहती हूँ, उसको भी एक्सेप्ट करती हूँ, और
हाँ जी, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है और ये आना जाना, आने जाने का सिलसिला जो है ये जारी है। होती है, कभी-कभी मुश्किलें होती हैं। अब जो है वो है, उसका सामना कर रहे वाह वाह, आज तो ज्यादा- आज कुछ हाँ, ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। आ, हाँ, दीप्ति जी, मैं तुम्हारा फोन ठीक से, हाँ, आपके पास कनिष्क का नंबर है? कनिष्क का नंबर, हाँ, क्या करना है? तो मैं कनिष्क के पेज से आऊं क्या? मतलब कनिष्क के पेज से इंटरनेट कुछ से फोन? फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नेट से है दिक्कत। तो या तो आप फ़ोन बदलो। नहीं है, वाईफाई नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं आया। नहीं चल रहा है अभी ना? 4G से ही चल रहा है। चलो चलिए, हम लोग जो है वो बहुत प्रयोग धर्मी है, हमारे प्रयोग जीवन भर चलते रहते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल है हम लोग, एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं। चेतन, तो चलने देना। अरे देखो, निश्चिंत रहो, हाँ, चलते हैं, आपकी जब आवाज भी होगा नहीं आ, तो आवाज भी नहीं आ रही है, दोबारा आवाज आए। कम आ रही है। अच्छा, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, देखे जरा सा लोग। कोई बात नहीं मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, सरिता जैन कह रही है तो है। आप लोग पहले ये बताओ, हम लोग की आवाज आपको साफ साफ आ रही है? उसमें चेतन अ, का, हमारी आवाज आप लोग को आ रही है? कविता की आवाज साफ आ रही है? आपकी आवाज अभी नहीं आ रही देखते हैं। दीप्ति जी मेरे को। हमारी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, आ रही है, बीच बीच में क्रैक हो रही है थोड़ा। तो मैं क्या हाँ करी, वो मेरे दूसरे फोन में हाँ, नंबर है उनका, चेतन का, तो मैं कनिष्क को बोल रही हूँ कि उस फोन में शायद उनसे बात करके, वो कनिष्क तो कॉल कविता, कर लो उस। हम्म। आपको ही दूसरा फोन लेना होगा, मतलब उससे और किसी का, वो चेतन कुछ नहीं कर पाएगा। आपके नहीं, मुझे वाईफाई स्ट्रीम या, हम आपको भेजें, उस पे भेजें दूसरा। लोग क्या कह रहे हैं, सरिता जी कह रही बिल्कुल आवाज बहुत साफ आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी आई थिंक इधर से आप यू कैन डिसकंटिन्यू। मैं दूसरे फोन से आ रही हूँ दीप्ति जी। अच्छा चलो, तो हम, हाय बेटा, चलो हम पूरा डिस्कंटिन्यू करते हैं। हम आप लोग से क्षमा, हम दोबारा आते हैं। क्या करें, हम बोलते रहे? चलो अच्छा, फिर इंतजार करते हैं और क्या करें। क्या फोन चेंज किया कविता? हाँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ। अच्छा ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो कहाँ से चले थे, कहाँ आए हैं हम, ये बदले में अपने किसे लाए हैं। कहाँ से चले थे, कहाँ आए हैं हम, ये बदले में अपने किसे लाए हैं हम। स्वागत, आ गई कविता जी? हाँ यस हाँ, मैम। अब ठीक है। चलो ठीक है, ये सही है ना? ओके। फाइन। अच्छा हाँ, तो अब बताइए, तो ये रहा कि आपकी पढ़ाई चलती रही, और ये जो गाना, पहले गुरु आपके कौन थे, याद है कुछ आपको? पहली बार मतलब जिनसे सीखा? पर जो मैंने क्लासिकल म्यूजिक स्टार्ट किया वो मेरे एनडी शर्मा गुरुजी थे, ग्वालियर घराने के। उसके लिए भी मैंने बोला कि मुझे म्यूजिक सीखना है घर में, तब फिर म्यूजिक मास्टर रखे गए और मैंने प्रॉपर सीखना शुरू किया। मैं आई थिंक 6th 7th क्लास में थी तब स्टार्ट किया मैंने। उससे पहले मैं ऐसे खुद ही जूझती रहती थी, बराबर में नेबर के यहाँ हारमोनियम था, उसी में हाथ साफ करती रहती थी, क्योंकि घर में कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल जैसे सबके घर में होता है। बट मुझे बहुत पागल था कि किसी के घर पे कुछ भी यदि छोटी सी बैठक है या महफिल हो रही है, तो कोई नहीं भी बुलाए, मैं बस वो आवाज सुनते सुनते वहां तक पहुंच जाती थी और दरवाजे पे ही खड़े होकर सुनती रहती थी। मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी रही म्यूजिक को लेकर के। और यदि घर के कोई नियर एंड डियर किसी के यहाँ कुछ फंक्शन हो रहा है, तो हमेशा उतावली रहती थी कि यार मेरे से कोई झूठे को बोले और मैं फटाफट गाने में तैयार हो जाऊं। मतलब इतना एक्साइटमेंट रहता था कि मुझे भी अपनी चीज सुनानी है या कुछ। तो
वो सारी चीजें थी, मतलब एक पागलपन। अच्छा, तो आपने बीए किया और बीए के बाद आपकी शादी फिक्स हो गई? बीए के जी बाद? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। जी जी हम्म। हाँ, बीए कंप्लीट किया। बस हम्म। उसमें मिस्टर सेठ के पेरेंट्स आए और मैंने बस एक दो कोई भजन सुना दिया तो हम लोगों का रिश्ता तय हो गया, रोका हो गया। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, बिकॉज मैं 1 डेढ़ महीना अपने फादर से बात नहीं की मैंने कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना था, क्योंकि मैं जब भी कभी भी गाने बैठती थी तो हमेशा मुझे एक विजुअल मेरी आंखों के सामने आता था कि मैं लाखों लोगों के सामने एक बहुत बड़े स्टेडियम में गा रही हूँ। तो वो जो सारे, और वो सारी चीजें मैंने किसी से कभी शेयर नहीं की थी, वो मेरे ही मन में थी वो सब चीजें। तो जब ये सब डिसाइड हुआ कि भाई रिश्ते की बात हो रही है, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं करना है, मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मुझे बहुत कुछ म्यूजिक में करना है। तो इमीडिएट पापा बोले कि अरे तुम लोग 3 बहनें हो, हमको सब कुछ देखना है, ब्ला ब्ला, ये सब चीजें हुई है। थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया उन्होंने, बहुत अच्छा रिश्ता है, सरकारी नौकरी है, रेलवे में है, ये वो करके तो पटा लिया एनी हाउ। फिर बट जब ने आए उनकी तरफ से भी हाँ हुई, मैंने सिर्फ उनसे एक ही शर्त रखी कि तुम मुझे गाने से कभी नहीं रोकोगे, और मुझे जितना हो सकेगा तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो म्यूजिक में। तो वो उन्होंने अपना वादा निभाया लास्ट तो वो लास्ट दम घबरा तक, मतलब मरते दम तक उन्होंने। तो वो जी घबराए नहीं कि एक ऐसी पत्नी मिल गई है, मतलब शर्तों पे शादी? नहीं नहीं, वो बहुत खुश थी और उनको बहुत पसंद थी मेरी आवाज। और उसमें हाँ। भी एक प्लस पॉइंट ये था, और उसके साथ साथ वो एक घर में एक बहुत पॉजिटिवली एक बहुत बड़े क्रिटिक भी थे। जैसे मैं कुछ भी गाती हूँ या कोई चीज कंपोज करती हूँ, मैं खुद करती हूँ तो मुझे अच्छी ही लगती है, लेकिन वो उसमें उस जैसे कोई एक मूर्ति बनती है तो उसको जो तराशा जाता है ना, जैसे कि नहीं ये चीज हटाओ, इसको ऐसे करो, वो हमेशा एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से मुझे कोई भी चीज बताते थे कि ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये हिट होगी, वो हिट नहीं होगी। तो वो एक उनका बहुत बहुत ही विजन बहुत क्लियर था, तो काफी ज्यादा मुझे गाइड करते थे वो। तो काफी अच्छा रहा इस मामले में म्यूजिकली, तो जिसपे फिर उनको कोई लेना देना नहीं था। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे वो, और उनके घर में भी कुछ म्यूजिक का वो नहीं था, लेकिन पता नहीं, बस वही कहती हूँ कि संजोग से कि आप जब किसी चीज को शिद्दत से मांगते हो, तो फिर जब मेरे फादर ने या घर में मुझे लग रहा था कि म्यूजिक का मुझे कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है बरेली में, तब मैं हर वक्त यही प्रे करती थी कि मुझे जो पार्टनर मिले, मुझे मेरी को सपोर्ट करे, मेरे म्यूजिक को सपोर्ट करे, मुझे कम से कम कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो बस ऊपर वाले ने सुन ली और हमको मिल गए मिस्टर सेठ जो मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से तो संवारा, शादी सब होके कहाँ मुझे, गई हाँ, तुम? बहुत अच्छे से। जी, शादी होके कहाँ गई, मतलब कहाँ से मिस्टर सेठ शादी विदा के होके कहाँ गई? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते थे, तो वहां गई। तो हाँ। वहां पर भी अब जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो ये बहुत शेर होते हो आपकी, आप अपने घर में हो, फिर आप एकदम से सब कुछ छूट जाता है, आप एक नए घर में सारे नए लोगों के बीच में। तो बहुत ज्यादा डर था, मतलब आजकल की लड़कियों में और हम लोग जिस तरीके से आए हैं, पता नहीं बहुत ज्यादा कि कैसे एडजस्ट करेंगे किसी नए सराउंडिंग में, कैसे, पता नहीं कैसे लोग होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट मुझे मिस्टर सेठ ने पूरी फैमिली के जितने मेंबर्स थे सबके बारे में इतने अच्छे से, इतनी माइन्यूटली एक्सप्लेन किया था कि उसका टेम्परामेंट ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है, वो कुछ कहें तो बुरा मत मानना, ऐसा वैसा करके। तो आई न्यू एवरीवन, मतलब मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड कि सब लोगों का कि आप किसी नई जगह पर जा रहे हो और इस तरीके से पहले से समझा दिया जाए कि आप उसके लिए तैयार रहो, कि ऐसा कुछ मत कि हर कौन सा किसी का भी कैसा भी नेचर हो सकता है, तो आपको हर किसी के बारे में बता दिया गया था। तो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई करता है, हर कोई अपनी झूठी ही तारीफ करते रहते हैं, जब तक
शादी होती नहीं है, अरे मेरे फादर तो ये, मेरी मॉम तो ये, मेरे ब्रदर्स ये, मेरी सिस्टर्स ये, बट उन्होंने एक एक के बारे में इतनी बारीकी से कि मेरे वो ब्रदर इन लॉ ऐसे हैं, मेरी वो भाभी ऐसी हैं, मेरी मॉम का थोड़ा सा टेम्परामेंट ऐसा है, या फादर इन लॉ जो है वो मेरे वो ऐसे हैं, तो हर एक के बारे में मतलब बहुत अच्छे से मुझे सारी पिक्चर बहुत क्लियर थी। मतलब काफी उन्होंने अच्छा रहा मतलब। हाँ, उन्होंने तुम्हें अपने घर में बहुत प्यार से सहेज लिया इस तरीके से कि मतलब इतना सारा कुछ दे दिया कि सबके साथ आप जेल हो जाओ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल साथ ही, वरना एकदम से आप बहुत 20 साल की उम्र थी तो कितना, तो एक तो हेजिटेशन होता है नई जगह पर, आपको खुलने में टाइम लगता है ना किसी भी जगह पर हो, तो वो सारी जो चीजें थी तो बहुत, जब सबके बारे में सब कुछ पता था तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सबसे बातचीत कर रही थी और बहुत अच्छे से जेल हो गई, और काफी अच्छा रहा मतलब। तो मेरा जो, मैं लखीमपुर कम रही हूँ लेकिन जितना भी मेरी वहां की यादें हैं तो वो बहुत अच्छी हैं, सारे लोग बहुत अच्छे, लखीमपुर काफी की अच्छा चाट रहा खाई? हमारा लखीमपुर एक्सपीरियंस। की चाट खाई? बहुत जबरदस्त, इवन अभी भी बढ़िया। मैं गई मार्च में भी, मैं अभी होकर के आई हूँ तो बहुत बढ़िया मजा आ गया। बल्कि मैंने जाते साथ ही पहले भैया को बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ और मुझे हाँ, स्पेशली बता देना कहाँ अच्छी चाट मिलती है, वहां जाएंगे। तो मैं और हाँ। कनिष्क गए थे तो वहां खूब मजे से चाट वाट खाई, बहुत बढ़िया था। संकटा देवी मंदिर गई? संकटा देवी हाँ हाँ, है? संता देवी मंदिर भी गई। एक बार वहाँ की याद मैं बता रही हूँ कि मिस्टर हाँ। सेठ को भी ना वो मिर्ची पकौड़ा वहाँ मिलता है, वो बहुत अरे पसंद था। बहुत बढ़िया मिलते हैं तो मंदिर एक के बाहर ना, बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ। एक लेडी नहीं बस जला ही रही थी, वो अपना स्टोव ऑन कर रही थी और पकौड़ियां वगैरह तल रही थी, तो मिस्टर सेठ उसको, मंदिर बाद में गए, पहले उसको बोल के गए हम अभी दर्शन करके आ रहे हैं, तुम हमारी मिर्ची पकौड़े रेडी करके रखो। उनको भी बहुत शौक था मिलने का। हाँ जी। अच्छा, ये दशहरे में जो मेला लगता है वो गई कभी? दशहरे वाला मेला जो लखीमपुर का है? मैं दशहरे का मेला एक बार देखा है वहाँ। हाँ, मैं थी कविश होने वाला था, मैं तो उस टाइम लखीमपुर में ही थी कुछ महीनों के लिए, तो मैं गई हाँ, थी, अक्टूबर में हुआ था। बड़ा प्यारा, एक तो इतने सिंपल लोग हैं, और एक वो जो पूरा अ, ना तो शहर का टच ना गांव का टच, एक वो अजब सी फीलिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था वो आकर के झूलों पे, और वो आइसक्रीम जो चाट पकौड़े, हाँ, हाँ। वहाँ की सॉफ्टी पूरी अलग तरह की सॉफ्टी लोगों होती की बस बन, हाँ हाँ है। वो भी खाई, सॉफ्टी भी खाई, खूब सारे चाट पकौड़े खाए, गजा बहुत खा, बहुत खा, मिलता है खाजा वहां पर खाजा सारा कुछ। मिलता है वहाँ पे। मेले में खाजा मिलता है। खाजा खाया कभी? अच्छा, नहीं वो नहीं खाया, वो नहीं खाया। अच्छा, वो अच्छा। नहीं खाया मैंने। तो फिर उसके हाँ बाद ये रहा आपका यहाँ तक का सफर, लखीमपुर तक का शादी के बाद का। तो फिर ये जो सिंगर थी, ये जो गायिका थी, ये क्या हुआ इसका? ये इसकी जर्नी कहाँ पहुंची? मतलब घर परिवार में खो तो नहीं गई कुछ दिन के लिए? नहीं खोई तो, मैं अपना घर पे रियाज कर रही थी, बिकॉज कविश होने वाला था तो मैं ज्यादा कहीं बाहर नहीं आ जा सकती थी, तो लेकिन मैं अपना हारमोनियम बरेली से ले आई थी शादी के बाद, और मैं अपना घर पे प्रैक्टिस करती रहती थी। फिर उस हम्म। मिस्टर सेठ उस टाइम तक रेलवेज में थे, फिर उनकी पोस्टिंग हो गई, फर्स्ट पोस्टिंग हुई हमारी शादी के बाद, हम लोग अच्छा, ये बताओ। टाटा नगर। जी। अच्छा, ये पूछना था, शादी जब आपकी तय हुई थी तो कोर्टशिप पीरियड कितना लंबा रहा? वो हम लोग 6 महीने करीब, 6 फरवरी में हुई हम लोगों की शादी, आई थिंक हाँ, जुलाई अगस्त में हम लोगों की एंगेजमेंट हो गई थी, तो तब से 6-7 महीने का, और वो रेलवेज में थे तो एवरी हाँ, सैटरडे संडे वो बरेली में होते थे, तो मल की मम्मी बहुत परेशान भी हो गई थी, बोली एक तो दामाद है कुछ बोल भी नहीं सकते, ये तो हर सैटरडे संडे यहीं पे बना रहता है लड़का। और मुझे सबसे ज्यादा समाज की बड़े लोगों को चिंता रहती है, अरे लोग बोलेंगे तो इनकी लड़की घूमती रहती है, और ये और वो, पता नहीं कितने सवाल उनके मन में चलते थे। हम लोग तो हम्म, इतना बॉदर नहीं करते कि चलो भाई आ गए तो चलो मजे से,
और छोटे शहरों में क्या, सिर्फ एक ही, चलो थिएटर चले जाओ या चाट पकोड़े खाने चले जाओ, दैट्स इट। उसके अलावा तो और कुछ होता नहीं था। और साथ में कोई ना कोई यदि छोटा भाई बहन है तो वो साथ में कुछ लग्गा बन के चलता था। लेकिन उसकी उसका एक, और वो लोग अच्छा, अपने को तो ठीक है भाई, चलो आ रहे हैं तो मिल लेंगे। हमसे ज्यादा हमारे मेरी ब्रदर सिस्टर वेट करते थे, ओ जीजू आ रहे हैं, जीजा जी आ रहे हैं, तो चाट खाने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे। वो बहुत क्यूट रिलेशनशिप होती है, बड़ी खूबसूरत। वो हमारे ख्याल से जिंदगी के शायद बहुत सबसे ज्यादा खूबसूरत पल होते हैं, जिस वक्त आपको परमिशन भी है, नहीं भी है, आपको सबकी तरफ से वो दे दिया गया, हाँ आप होने वाले हो पति पत्नी, तो उस तरफ से छूट भी है, नहीं भी है, एक बंधन भी है, नहीं इतना नहीं इतना, तो वो बड़ा अच्छा सा रहता है ना, बहुत एक्साइटिंग, बहुत जिसको बोलते हैं ना रोमानी वक्त होता है ना। एक्साइटिंग तो रहा। और लास्ट के मतलब जैसे मेरी 7 फेब को शादी हुई थी, तो 1 महीने से बहुत डर लगना चालू हो गया था कि अरे पता नहीं अब नहीं पर कैसे होगा ये वो थोड़े से चीजों को लेकर के टेंशन हो रही थी। बट सही रहा, मतलब ओवरऑल बहुत बहुत मजे किए। वो पीरियड को भी बहुत एंजॉय किया। खूबसूरत। अच्छा, तो फिर उसके बाद जर्नी कहाँ पहुंची? फिर जब हमारी शादी हो गई तो वो रेलवेज में ट्रेनिंग कर रहे थे उस वक्त, तो उसके बाद हम लोग टाटा नगर रहे, 4-5 महीने रहे टाटा नगर। और टाटा नगर से फिर उनकी तब फिर जॉब चेंज हो गई, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। तो एयरपोर्ट, तब वो इलाहाबाद ट्रेनिंग के लिए गए थे। फिर मैं उस वक्त बिकॉज आई कंसीव कविश, तो मैं कविश को मतलब मैं और मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हम लोग लखीमपुर आ गए थे, सारा बोरिया बिस्तरा लेकर के, क्योंकि वो ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, तो वहां तो हम लोग जा नहीं सकते। तो मैं जब तक कविश नहीं हुआ तब तक लखीमपुर में रही थी, और वो इलाहाबाद में ट्रेनिंग कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। फिर उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई गुवाहाटी, हम आसाम रहे 3.5 साल। तो अच्छा। वहां पर फिर मैंने रेडियो एंड टीवी स्टार्ट कर दिया था कि उसके लिए भी मिस्टर सेठ ने इनिशिएट किया कि तुम ऑलरेडी ग्रेडेड आर्टिस्ट हो ऑल इंडिया की, तो तुम यहाँ पर ट्राई करो रेडियो में। और वहां पर जस्ट मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ट्रांसफर कराए, मैं वहां पर रेडियो में गाने लग गई, टीवी पे गाने लग गई, दूरदर्शन में। और बस लेकिन उतना ही था, लिमिटेड। और घर पर रियाज के लिए तबले पर बुलाने लग गई प्रैक्टिस के लिए। और क्लासिकल म्यूजिक दोबारा से शुरू कर दिया लर्न करने का। तो मतलब वो जो प्रोसेस था वो अगेन मैंने गुवाहाटी से बाकायदा शुरू कर दिया था दोबारा। तो वहां मैं अच्छा, 3.5 साल रही। हाँ, अच्छा, इसके साथ जी, पढ़ाई भी कंटिन्यू की तुमने? पढ़ाई भी तुम्हारी है ना? मैंने कंटिन्यू की दिल्ली आकर के, गुवाहाटी के टाइम पे नहीं किया। गुवाहाटी में म्यूजिक का मैंने स्टार्ट कर दिया। और उसके साथ साथ हमारी जो वहां पर और कुछ करने को एक्टिविटी होती नहीं थी, हम लोग एयरपोर्ट के पास में रहते थे, तो वो मैंने मुझे लगता है मेरी जिंदगी का, मेरा और मिस्टर सेठ का, कि वो हमारा बेस्ट गोल्डन पीरियड था वहां पर। क्योंकि एवरी वीकेंड हम लोग या तो फ्रेंड्स सर्कल में एक साथ कहीं ना कहीं बैठते थे। जैसे वो आर्मी की लाइफ होती है ना कि वीकेंड्स में मजे करना, तो सेम होगा किसी ना किसी दोस्त के घर पे बैठना, कुछ ना कुछ एक पॉट डिनर टाइप से कोई ना कोई एक एक आइटम बना के ले आता था, या किसी के घर पे एक महफिल जम गई, तो वो, और वो ही दोस्ती अभी करा रहे हैं। मैं फिर उसके बाद जब दिल्ली आई, तो दिल्ली तो मैं करियर बनाने में लग गई इतना सीरियसली कि मुझे नहीं ध्यान है कि मैं 10 साल रही हूँ, मैंने एक भी मैंने दोस्त कमाया हो वहां पर, कोई भी नहीं। मतलब फुल ऑन बच्चे और करियर और पढ़ाई और जॉब और इन सब में ही लग गई। वो पता ही नहीं लगे वो 10 साल कहाँ निकल गए दिल्ली के। जब आप करियर और इस सब में, तो समय बहुत तेजी से भागता है, और वाकई हाँ मतलब जब वो पलट के देखते हो तो लगता है अच्छा इतना लंबा सफर तय किया हाँ हमने, है ना। तो दिल्ली में फिर ये दोनों बच्चे आपके जब हुए, तो कैसे तो मैनेज दिल्ली, किया घर और काम? हाँ कनिष्क दिल्ली में हुआ था। 95 में कनिष्क बॉर्न हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पहले एक बहुत बड़ा सा बंगलो खरीद लिया था रेंट पे, मीरा बाग में। हम लोग कुछ रहे थोड़े दिन, फिर उसके बाद
मिस्टर सेठ को ऑफिशियली एकोमोडेशन मिल गया, तो हम लोग जोरबाग शिफ्ट हो गए। जोरबाग जो साउथ दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है, हम लोग, मैं वहीं पर ही फिर 9-10 साल जो रही हूँ वो वहीं रही। वो इसलिए बहुत अच्छा रहा, बहुत छोटा सा घर था, 1.5 कमरे का घर। उसमें हमारे यहाँ मिनिस्टर से लेके हर कोई मतलब आया उसी घर में। और वो घर था इंडिया इंटरनेशनल नजदीक, हैबिटेट सेंटर नजदीक, कमानी हाँ, सेंटर, इतने ऑडिटोरियम, जितना खुद सब सब कुछ था वो सब आसपास। हाँ, बिल्कुल आसपास में था। तो हम लोग जब जितने दिन वहां रहे दिल्ली में, तो मोस्टली एवरी इवनिंग या फिर वीकेंड्स पे तो हम लोग यही सेंटर्स पे जाते थे, हर तरीके का प्रोग्राम देखते थे, चाहे वो क्लासिकल हो, डांस हो, मुशायरा हो, पोइट्री हो, कुछ भी हो, म्यूजिक का हो। और वो सब चीजों से जाकर के हम दोनों ही मिलके स्टडी करते थे, क्योंकि वो शाम के टाइम बच्चे खेलते थे या आकर के अपना होमवर्क वगैरह करते थे, और हम दोनों जाकर के थोड़ा सा स्टडी करते थे कि कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। यदि तुम परफॉर्म कर रही हो, वो हमेशा मेरे को लेकर के बोलते थे कि यदि तुम स्टेज पे हो तो ऐसा होना चाहिए, म्यूजिशियन ऐसे बैठे, लाइट ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, मतलब एक एक चीज इतनी माइन्यूटली नोट की जाती थी। फिर जब ये सब होने के बाद मैंने दिल्ली में शोज स्टार्ट किए, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब प्रोफेशनली मैंने गाने का जो था वो मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया। तब तक तो ये था कि ड्रीम्स ही थे, मुझे लगता ही नहीं था कि कभी पूरे होंगे। लेकिन जब मैं, उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा दीवानी, घर में गेस्ट आते थे, यदि रिश्तेदारों में 8-10 लोग घर में आए 1.5 कमरे के घर में, तो मैं किचन में हारमोनियम लेके बैठ के रियाज करती रहती थी कि वो लोग भी डिस्टर्ब ना हो, मैं भी आराम से अपना रियाज कर सकूं। तो बहुत सारी चीजें। हाँ, हाँ। कविता यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे। हम लोग के जब शादी होती है ना, तो लड़की को ये कहा जाता है कि बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, और अब जो तुम्हारे पति का ख्वाब है, जो उसके सपने हैं, वही तुम्हारे सपने हैं, है ना, हमें यही। लेकिन मिस्टर सेठ मतलब कितनी बड़ी शख्सियत थे, उन्होंने अपनी पत्नी के सपने को अपना सपना बनाया, है ना। तुम्हारे ख्वाब को उन्होंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा, और उसे पूरा करने में मतलब पूरी तरह से उन्होंने सहयोग ही नहीं दिया, तुम्हें गाइड भी किया, हाँ है ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तभी मैं, मतलब मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं कि म्यूजिक में तुम्हारा गुरु कौन है। मतलब हर तरीके से मुझे लगता है कि जिंदगी में पहले, सबसे पहली चीज होती है कि आपको हर चीज से, सही गलत से रूबरू कराना, कि भाई सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं होगा, गलत होगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो सब चीजें इतनी बारीकी से गाइड करना, और उतना ट्रस्ट रखना कि हाँ कभी मैं डिच नहीं मारूंगी, या वो कभी मेरे लिए धोखा नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें ट्रस्ट से बनती हैं, बहुत जरूरी होता है वो, एक आपस में विश्वास रखना, वो बहुत बड़ी चीज हम लोगों में रही। और बहुत ट्रांसपेरेंट, इवन यदि मुझे कोई अजीब तरीके से देखता भी था तो मैं वो तक शेयर करती थी, तो बोले दुनिया ऐसी ही है, तुम्हें देखना है तुमको कैसे हैंडल करना है। तो वो हर चीज में मुझे एक लेसन उसमें मिलता था, हर बात में। कोई भी यदि छोटी सी कोई भी घटना हो जाती थी, तो उसमें मुझे बताते थे कि इसको कैसे टैकल करना है, भागना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना। वो चीज मैंने उनसे बहुत जरूरी सीखी है कि हाँ, कि कोई भी परिस्थिति हो, जैसे कि अभी ये चल रहा है लॉकडाउन, तो मैं इसका भी पॉजिटिव साइड ही ढूंढ रही हूँ कि चलो मुझे मेरे साथ टाइम मिल रहा है, मैं खुद के साथ हूँ, मैं अपना रियाज कर पा रही हूँ, मैं अपने को ढूंढ रही हूँ कि कविता से दुनिया के लिए क्या है और खुद के लिए क्या है, मैं अभी खुद की तलाश कर रही हूँ। तो हर चीज में जो एक पॉजिटिविटी ढूंढना, वो एक मैंने बहुत बड़ी चीज उनसे सीखी तो लाइफ में। फिर उसके बाद तुमको पहला ब्रेक कब मिला? मैं मैंने शोज वगैरह तो स्टार्ट कर दिए थे दिल्ली से ही, तो सतीश कौशिक जी ने मुझे दिल्ली में हैबिटेट सेंटर में सुना था, और बोले भाई ये आवाज बड़ी हटके है, मैं यूज करूंगा। तो अच्छा लगा जब उन्होंने बोला, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इतने लोगों के बॉम्बे के किस्से रखे थे कि इतनी स्ट्रगल करी है लोगों की, चप्पलें घिस गई और ये हो गया वो हो गया, कुछ हुआ नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि कोई खुद डायरेक्टर बोल के जाएगा और हमें कॉल करके बुलाएगा। तो विश्वास नहीं होता था, हमने कहा ठीक है, बोला है बुला लेंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। लेकिन जब उनकी फिल्म वादा बन रही थी, देन ही कॉल्ड मी कि मैं गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और उनको मैंने सुनाया था, एक मेरी कॉम्पोजिशन थी, और वो उनको बहुत पसंद आई थी, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए मैं बॉम्बे आई थी। और
तो फिर वो मेरा एक बॉलीवुड में पहला ब्रेक सतीश कौशिक जी ने दिया, वो काफी अच्छा रहा। और उसके बाद उसी जब रिकॉर्डिंग में आई थी तब मैं महेश भट्ट साहब से मिली, क्योंकि मुझे उनका म्यूजिक, उनके प्रोडक्शन हाउस का बहुत ज्यादा पसंद था। तो मिस्टर सेठ ने एक विजिटिंग कार्ड पे लिख करके भेजा कि मेरी तरफ से कि आई एम सो एंड सो, हमारी 4 बजे की शताब्दी ट्रेन है, अब इतना सा टाइम है हमारे पास, आप यदि मिल सकते हैं तो मिल लीजिए। तो उन्होंने कोई इंटरव्यू दे रहे थे और रोक करके उन्होंने हमारे से मुलाकात की और काफी टाइम दिया और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। और बस उन्होंने बस एक बात मेरे से ये कही कि तुम्हें यदि सीरियसली म्यूजिक करना है तो बॉम्बे आके रहो। फिर मैंने तो वो बात पकड़ ली और पूरा रास्ते और दिल्ली पहुंच के भी मैंने कहा अब तो मुझे बॉम्बे जाना है, अब तो मुझे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे ही रहना है। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने फिर एयरपोर्ट में प्लानिंग ये की कि उन्होंने पोस्टिंग 1 साल उनकी वहाँ एक वैसे एरिया में करनी पड़ती है, तो वो उनकी पोस्टिंग थी नागालैंड में, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे बच्चों के साथ यहाँ बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। वो दीमापुर चले गए थे नागालैंड, और उसके बाद फिर बोले तुम 1 साल तुम खुद से स्ट्रगल करो, खुद से मेहनत करो, सब जगह मिलो जुलो, थोड़ा समझ में आएगा कि कैसी है इंडस्ट्री, तुम रह पाओगी कि नहीं रह पाओगी। एंड फिर से उस बीच में मिलती रहती थी, और वो नेक्स्ट ईयर वो वापस बॉम्बे आ गए थे। फिर हम लोगों ने बैंग ऑन शुरू किया, बोले बस देख लिया ना कैसा है, अपना काम खुद करना है, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है। तो देन वी स्टार्टेड आवर ओन कॉन्सर्ट, हमने अपने तरीके से अपना काम करना शुरू कर दिया था बैंग ऑन। तो वो सारा ऑर्गेनाइज मिस्टर सेठ ही करते थे? सारा कुछ, वन मैन आर्मी थी हमारी, मतलब मैं सिर्फ गाती थी और जो जो वो कहते थे वो कर देती थी, लेकिन उतना मैं दिमाग नहीं चलाती थी कि मतलब वो सारी चीजें उनको शौक था पार्टीज ऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब उनकी ये था कि यदि उनसे बोले कि आधे घंटे में पार्टी ऑर्गेनाइज करनी 50 लोगों की, विद इन मिनट्स वो कैसे करते थे, वो बहुत बड़ी स्किल होती है, हर किसी में नहीं होती। और मुझे तो बहुत हुआ लगता था यदि कि अरे 2 लोग गेस्ट भी आ रहे हैं तो पहले घर ठीक करो, फिर ये रेडी करो, फिर वो रेडी करो, तो मुझे बहुत वो लगता था। बट ही वॉज वेरी स्मार्ट इन ऑल दैट थिंग्स। तो वो सारा डिपार्टमेंट, वही कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, अच्छा ये बुक करना है, ऑडिटोरियम बुक करना है, म्यूजिशियंस तक बुक करना है, वो सब कुछ वही करते थे। बस मेरे से पूछ लेते थे तुमको कौन सा म्यूजिशियन पसंद है, गिटार पे ये चलेगा वो चलेगा, तबले पे ये चलेगा वो चलेगा, लेकिन अच्छा, हर चीज वही बुकिंग वगैरह सबसे बात सब वही करते थे जी। अच्छा, ऐसे वक्त में जब तुम ये कर रही थी कॉन्सर्ट वगैरह और साथ में स्ट्रगल भी कर रही थी, उस वक्त ऐसा कुछ था जो मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग फेस करते हैं, बीइंग फीमेल हमें करनी ही पड़ती हैं, तो कोई ऐसी घटना थी क्या जो मतलब हुई भी और जिसे हम हस्बैंड से शेयर करने में हिचकते हैं, तो जी ऐसा कोई जी। कुछ हुआ क्या, मतलब कुछ? मैं मेरी एक जान पहचान की एक आंटी थी, वो नॉर्वे में कॉन्सुलेट थे उनके हस्बैंड, तो उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो मैं अकेली गई थी, बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, तो वो लोग जा नहीं सकते थे इतने दिन की छुट्टी लेके, तो मिस्टर सेठ भी ऑफिस अपना जाते थे, तो बोले मैं बच्चों को संभाल लूंगा और तुम होकर 10 दिन या 15 दिन का कुछ था टूर। तो मैं गई वहां पर, तो मैं ट्रैप होते होते बची हूँ वहां। एक कोई लेडी मिल गई थी, मुझे समझ में नहीं आया उनका बिहेवियर, बिकॉज मैं जैसी सामने हूँ वैसी ही हूँ, अंदर से भी वैसी, ऊपर से भी वैसी ही हूँ, तो मुझे उनका कुछ समझ में नहीं आया। तो ने किसी पाकिस्तानी बंदे से मिलाया मुझे, जो थोड़ा ठीक नहीं लगा मुझे, तो बची हूँ मतलब वो ट्रैप होते होते। और फिर मैंने वहां उन सबको बताया, वो जो आंटी थी, बिकॉज मैं गलत नहीं थी, तो मैंने उनसे सारी चीजें शेयर की। फिर मैं जैसे ही इंडिया वापस आई हूँ, दिल्ली पहुंची हूँ, तो मैंने सबसे पहले मिस्टर सेठ को यही चीज बताई। मुझे लगता है कि कोई भी और यदि कोई व्यक्ति होता तो वो उस चीज को यही कहता कि तुम गलत होगी, एज ए लेडी सब लोग औरत पे ही ब्लेम करते हैं, बट उन्होंने इमीडिएट बोला कि मैं अब आगे से तुमको कभी भी अकेले नहीं भेजूंगा, जहां भी जाओगी तो मैं साथ में चलूंगा, कि मैं जानता हूँ कि दुनिया बड़ी खराब है और कैसे भी लोग मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये समझाया कि कभी जाना पड़ जाए, जैसे ये मौका था, तो तुम्हें उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से। तो पूरा रास्ते मुझे वो ही समझाते रहे। तो एक बहुत अजब सी, बहुत ही प्यारी एक रिलेशनशिप रही हम दोनों की, कि मैं कुछ भी उनके साथ शेयर कर सकती थी, कोई भी मतलब बिल्कुल कोई हिचक नहीं थी कि अरे वो गुस्सा कर देंगे या, तो वो हर चीज का मुझे एक पॉजिटिव साइड दिखाते थे कि
ऐसी सिचुएशन में तुम कैसे टैकल करोगी, हमेशा यही बोलते थे। हाँ, तो जो कहते हैं ना, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, मेंटोर, वो वाकई थे, है जी ना? जी अच्छा, बिल्कुल इतने, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरी तरह से तुम्हें संभाल रखा है ना, तुम्हें पूरे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जैसे कोई फर्जाइल चीज होती है ना, कांच का छोटा सा बर्तन होता है, उसको कितना संभाल के मखमल में ऐसे करके तुमको रखा हुआ है। सडनली हाँ उनका जाना, हाँ। तो ये एक तो इसको कैसे तुमने कोप अप किया? मतलब ये तो ऐसा था ना कि एकदम जैसे वही है ना, कांच टूट के बिखरता है ना, कुछ वैसा सी वो आती है। टफ था, मतलब इवन इतना शॉकिंग था कि जब उनकी डेथ का डॉक्टर ने अनाउंस किया कि ही इज नो मोर, तो भी मैं मतलब एकदम ऐसे ठगी सी रह गई, विश्वास में भी नहीं हो रहा था। और मैं और कनिष्क, हम दोनों बिल्कुल भी रत्ती भर रोए ही नहीं। पता नहीं, जैसे बोलते हैं ना पत्थर हो जाता है दिल एकदम से, तो बहुत बहुत ही अजीब सा था। और हुआ क्या एकदम से था? ऐसा लग रहा ना, उनको पैनक्रियाटाइटिस की शिकायत हुई, विद इन 48 आवर्स फिनिश, जस्ट बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि। और फिर मैं हमेशा उसके बाद ये जो मैंने, मेरे अंदर एक गिल्ट आ गई थी कि यदि मेरी जगह वो होते तो वो मुझे मौत के मुंह से भी खींच लाते। जो उनकी गट्स थे, जो उनकी नेचर थी, कि वो इम्पॉसिबल वर्ड था ही नहीं उनकी डिक्शनरी में। और बार बार मुझे ये लग रहा था कि मैं नहीं बता पाई उनको, क्यों नहीं बचा पाई वो चीज, मैं क्यों नहीं कर पाई जो वो कर सकते थे। तो ये चीज मुझे बहुत खाती रही काफी दिनों तक। इवन अभी भी कभी बात चलती तो मैं कहती हूँ यदि मैं किसी और हॉस्पिटल में ले जाती तो शायद मैं बचा लेती, अभी तक है वो चीज। लेकिन वो शुरू में बहुत ज्यादा थी, तो फिर धीरे धीरे फिर कुछ लोगों ने बताया, मेरे डॉक्टर ने, कि आप इनसे हीलिंग लो, ये लो वो लो, वो सब किया तो थोड़ा सा बेटर हुआ। लेकिन आपके सर पे कोई सर पे क्या, मतलब आपको एक एक शेल में, एक इसमें इतने कोजी तरीके से आपको रखा हुआ है कि आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है। और हर चीज मैं उनके ऊपर टाल देती, ये अच्छा तुम देख लो ना, मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज तुम देख लो, तो अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा, ठीक है ओके ओके, तुम अपना रियाज करो। और अब सब कुछ मेरे ऊपर आ गया था, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, एंड अपना करियर भी लग रहा था, क्योंकि ये हम लोग का जो भी डर फील्ड है लगा? आप भी जानती है कि बहुत अनसर्टेन है। डर लगा बहुत कविता? डर लगा रातों उस वक्त? डर भी था, और पता नहीं कहाँ से दर्द अंदर तो से था कुछ ही, हिम्मत भी। हाँ दर्द तो था ही, हाँ, पेन तो था। बहुत, हाँ बहुत अजीब अजीब सी उलझने, जहन में नींद नहीं आती थी काफी। मतलब डॉक्टर ने नींद की दवाइयां दी तो भी मैं वो खाती थी और मुझे नींद नहीं आती थी उसके बावजूद भी। फिर उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि अपने आप ही होगा, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से हील होगा, फिर अपने आप सब चीजें होंगी। एंड फिर धीरे धीरे, और ये जो मैंने आनंद उत्सव और निर्वाणा जो शुरू किया, ये मेरा हम्म। कोई, मैंने कोई प्लान किया था, ये दोनों नाम भी मुझे कहाँ से ऊपर वाले ने दिए, पता नहीं ये सब कहाँ से कैसे चीजें होती गई। क्योंकि बस एक मुझे ये था मन में कि मैं, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, मैं उनके लिए क्या करूं ऐसा जिससे कि एक पॉजिटिविटी ही मैं फैला सकूं, वो एक मकसद था। और एक उनका ऋण तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, तो बस मैं चाहती थी कि जो भी उनका बर्थडे है या उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उस दिन हम उनको याद करके रोए ना, उसको सेलिब्रेट करें किसी तरीके से। तो वो एक शायद एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि हमने फिर ये आनंद उत्सव और ये निर्वाणा जो दो कॉन्सर्ट स्टार्ट कर दिए। कि कम से कम क्या होता है कि हम 6 महीने अ, आनंदोत्सव की तैयारी में लगे रहते हैं, आनंदोत्सव खत्म होता है फिर हम निर्वाणा की तैयारी में, तो पूरा टाइम एक आप प्रिपरेशन में लगे रहते हो, एक खत्म हुआ दूसरे कॉन्सर्ट की तैयारी में। तो और बहुत हैप्पीली, क्योंकि खुश होके कर रहे हैं उस चीज को। तो जो उनसे मैंने पॉजिटिविटी सीखी, तो मैंने उसको उसको यही एक एंगल दे दिया कि चलो इस बहाने हम कुछ अच्छा कर पाएंगे उनके लिए, रोएंगे नहीं उस दिन, परेशान नहीं होंगे, या मैं या बच्चे, बिल्कुल। हाँ, और वो सपना जो तुम्हारा था, जो उन्होंने देखा, अब तुम उसे पूरा कर रही हो। जी जी, वो मैंने उसी टाइम जैसे ही डॉक्टर ने अनाउंस किया कि ही इज नो मोर, तो मैंने कविश का हाथ, कविश वहीं पे खड़े थे मेरे साथ, तो मैंने कविश का हाथ पकड़ के यही बोला
कि डैडी ने मेरे लिए अपनी जिंदगी पूरी लगा दी। अब मैं ये जो उनका ड्रीम था, मेरा सपना उन्होंने ले लिया था, लेकिन जो उन्होंने देख रहे थे वो जैसे, तो मैं अब उसको जाया नहीं होने दूंगी, उसको मुझे अचीव करके ही दिखाना है। दिखाना भी नहीं, मुझे करना ही है, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, बट मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो बस ये, और मुझे लगता है ये सारी चीजें होती भी हैं, ये आपको कहीं ना कहीं अंतर्मन से बहुत स्ट्रांग करती चली जाती हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि आप पहले गाते थे या आप जो गाते हैं, तो वो आपके में अब ज्यादा सोज है, ज्यादा दर्द है, ज्यादा डेप्थ है, वो पता नहीं, वो शायद समय और हालात क्या क्या करवा देते हैं, मालूम नहीं। तो उसके कितने दिन बाद तुमने शो किया सेठ साहब के जाने के बाद? डेथ हुई 15 दिसंबर, एक भी शो कैंसिल नहीं किया। 25 दिसंबर को मेरा फर्स्ट शो अहमदाबाद, मैं वो करने भी गई, और उसके बाद 28 को था पटना में, वो भी किया। फिर 3 जनवरी को बड़ौदा में था, और सारे इतने ग्रैंड शो मिल रहे थे उसके बाद। ये और बहुत चैलेंजिंग था जो मैंने फर्स्ट शो किया उसके बाद 25 दिसंबर का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे पास ही थे, और सब लोग बोल रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो कि मना करो, तुम जाओ, और अब तो तुम्हें अपने लिए नहीं, हम बच्चों के लिए, अपना किचन रन करने के लिए तुमको गाना ही है। तो फिर मैं जो बहुत टफ था, मेरे से गाया नहीं जा रहा था। उनकी जो इनका जिनके यहाँ फंक्शन था, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन था, लेकिन मैं वहां पर भी फील कर रही थी कि उन्होंने पूरे में चारों तरफ दिए लगाए हुए थे, और तो मैं हर एक दिए की लाइट में फील कर रही थी कि वो मेरे साथ हैं, और मैं उनको हर हर एक दिए की रोशनी में उनको फील कर पा रही थी। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। तो बस वहां से वो जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर तो ये हो गया कि नहीं, आगे बढ़ते ही जाना है। उन्होंने ही कहा है कि ये तो जिंदगी है, किसकी कभी कहाँ रुकती है, कहाँ खत्म होती है, कुछ पता नहीं है, और जिंदगी का नाम ही है चलते जाना है। और तो मैं बस उन्हीं के बताए हुए जो कुछ लेसन्स हैं उनको पूरा कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ पूरा करने की, कर तो नहीं पा रही हूँ, जो भी है। नहीं कर रही हो। तुमको पहला अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड मिला है फिर किस गाने के लिए? मुझे एक तारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर और जीमा के 3 अवार्ड थे, आईफा अवार्ड मिला। वो सब कुछ मिस्टर सेठ के सामने मिल गया था, सारे अवार्ड मिल गए थे। 2010 में उनकी डेथ हाँ 2011 में हुई थी, तो सारे अवार्ड्स उनको वो तो देख गए थे। जैसे होता है ना कि वो जिंदगी में तुम्हारी सफलता देख के गए ना। हाँ सब कुछ, हाँ, कि वो जो जो चीजें उन्होंने ड्रीम की थी, एज एन हाँ एंजल मैं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई मेरे सपोर्ट करे, तो सब कुछ किया उन्होंने। उनका काम खत्म, एंड ही जस्ट वो पिक्चर में से बाहर निकल गए। तो ये कई बार लगता है कि वाकई एक तो फिल्मी कहानी सी लगती है, लेकिन वाकई सब कुछ ऐसा बीता है मेरे ऊपर सारा कुछ। अच्छा, इस सब का फिर उसके बच्चों बाद पे क्या रहा? हाँ हाँ, बच्चों पे शुरू में तो बहुत, मतलब हाँ, कविश थोड़ा बहुत रोया था, लेकिन कविश भी कहीं ना कहीं बहुत सहम गया था वो। आई थिंक आईआईटी में थे, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थे कविश, और कनिष्क 10th में था उस वक्त। और तो कनिष्क भी बिल्कुल नहीं रोया था, बिल्कुल पत्थर। इवन मम्मी ने कई बार ट्राई किया कि वो रो लेगा तो ठीक रहेगा, बट वो एनी हाउ, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा, एक हमारे जो फैमिली डॉक्टर थी, उन्होंने एक जो हीलिंग करवाती हैं उनसे मिलवाया, तो हम लोगों ने तीनों ने वहाँ थोड़ा सा 2-4 बार सिटिंग्स की, और तो काफी उससे फर्क हुआ। उससे फिर हम लोग थोड़ा एक जिंदगी देखने का नजरिया चेंज किया। जैसे मैं बहुत गिल्ट में जी रही थी कि मैं बचा लेती, या ये सब जो मेरे जहन में चल रहे थे। क्यों ये तुम्हारे तो हाथ में कुछ नहीं है। जिसकी जितनी लिखवा के आया है, जो ईश्वर के विधान है, हम सब उसके आगे हाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब। तो हाँ, तो है। हाँ लेकिन बस ये कई बार ये लगता था ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये तो जिंदगी है, कब किसके साथ कैसा क्या हो जाए कुछ पता नहीं। देन मैंने कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा ही नहीं था घर का। बस ये हुआ, जितने पैसे मुझे चाहिए मिल जाते थे उड़ाने के लिए, वो उड़ाती थी। एक ऑफिसर की वाइफ होने के नाते जो मजे लेती है ना ऑफिसर वाइफ, वही मैं करती थी।
और जो मुझे पैसे मेरे शो से मिलने लगे थे वो मजे करती थी खाली, कोई मतलब इतना वो नहीं था। लेकिन अभी ये सब होने के बाद, ऐसा हादसा होने के बाद, अभी अब दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको घर देखना है, बच्चे देखने हैं, और मैं पलट करके वापस बरेली या लखीमपुर भी नहीं जा सकती, मुझे यहीं रह करके स्ट्रगल करना है। और एज ए सिंगल पेरेंट वो भी एक चैलेंजिंग था, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो बहुत सारे चैलेंजेस थे चारों तरफ से। तो बहुत ज्यादा। और आपको मतलब एज एन आर्टिस्ट आप समझ सकती हैं कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं कुछ चीजों को लेकर के हम लोग, भले ही ऊपर से कितना बोल्ड बने, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे छू जाती हैं और आप अंदर तक कांप जाते हो। तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे थे। या मैंने जब ये फ्लैट खरीदा तो उसके लिए लोन लिया, जो मैंने कभी आज तक एक सिंगल पैनी के लिए कभी लोन नहीं लिया था। तो रातों नींद नहीं आती थी कि मैं कैसे ये लोन अदा करूंगी यदि मेरे कॉन्सर्ट्स नहीं होंगे, कैसे मैं रीपे कर पाऊंगी। तो सैकड़ों चीजें थी, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और वो कब अपने पैरों पे खड़े होंगे, और वो दोनों भी म्यूजिक में ही काम कर रहे हैं। तो सैकड़ों सवाल घूमते रहते थे। और मैं ये चीज यदि पेरेंट्स से बोलती हूँ तो वो लोग दुखी हो जाते थे। मेरी हालत ऐसी ऐसी थी कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बच्चों से कहो तो बच्चे परेशान हो जाते थे, पेरेंट्स को बोलो तो वो, यदि ब्रदर सिस्टर्स को बोलो तो वो लोग अपसेट हो जाए, मतलब जिसको बोलो वो परेशान। तो ये था कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और खुद ही जूझना है, कोई उसमें नहीं उसमें हेल्प कर सकता। अच्छा, वो एक और काफी। बहुत, हाँ, एक सवाल और भी है कि क्या होता है कि हमारा जो समाज है, जी इंडस्ट्री तो है ही है, हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, क्या होता है कि एक औरत जब जो मतलब किसी शेल्टर में है, चाहे पति हो या पिता हो, ठीक है, तो जी समाज का नजरिया उसके प्रति डिफरेंट होता है। हाँ सडनली आप एकदम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। जी जी। आपको, है ना, लोगों का नजरिया मतलब एकदम उनकी सोच आपके प्रति बदल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप तो इंडस्ट्री से हैं, मतलब इवन मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों का बता रही हूँ, कुछ लोगों का, सब नहीं। तो उन लोगों का भी बात करने का, यदि फोन भी कर रहे हैं तो वो एक आपको लहजा समझ में आता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब फिर मैंने धीरे धीरे सबसे कनेक्शन काट लिया। लेकिन ऐसे तो नहीं जिंदगी चल सकती, या आपको हम्म, मिलना भी पड़ेगा लोगों से, बाहर भी निकलना पड़ेगा। लेकिन वो थोड़ा टाइम बहुत ऐसा रहा कि मैं एकदम से शेल में आ गई थी, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने खुद से कभी की नहीं थी, मुझसे सेठ करते थे। और जब मुझ पे पड़ी और इस तरीके के चीजें हो रही थी, जाने अनजाने आपको समझ में तो आती है कि लोग आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इशारों से सब समझ तो जाते ही हैं, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है जिंदगी का। तो वो सारी चीजों को लेकर के लग रहा था कि कैसे मैं फेस करूंगी इन सारी चीजों को, क्योंकि मैं उस तरीके से पलट के जवाब भी नहीं दे पाती थी। बस आकर के वही चीज सोचती रहती थी कि उसने ऐसा क्यों बोला, या उसने ऐसा मुझे क्यों देखा, ऐसा उसका रिएक्शन क्यों था मुझे देख करके। तो उसी पे सिर धुनती रहती थी। वो बहुत टफ था वो टाइम, काफी चैलेंजिंग रहा वो। शायद सभी के लाइफ में आता है वो। कई बार होती है, कुछ लोग सामने डट के कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं ना वो छुई मुई की तरह कि वापस अपने शेल में चले जाते हैं, और बस सोचते रहते हैं कि उसको कैसे हाँ, हैंडल करें। हाँ हाँ, लेकिन ये कविता जिसको हम जानते हैं, ये शेल में जाती थी, फिर शेल तोड़ के निकलती है ना? फिर बिल्कुल बिल्कुल। तोड़ के निकलती हो और फिर तुम परफॉर्म करती हो, फिर अपना एक एक सिलसिला पूरा तुम्हारा जारी है लगातार। हर बार कुछ नया करती हो, हर बार कुछ नया करती हो, चाहे परफॉर्मेंसेस हो, चाहे रिकॉर्डिंग हो, चाहे फ्यूजन बनाते हो, मतलब एक अपना तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंटल जर्नी चलती रहती है। जी और जी और मतलब एक जो बड़ी बात है कि इन सारे रास्तों की मुश्किलात को पार करते हुए तुम वहां पहुंची हो जहां तुम पहुंचना चाहती थी। मतलब एक बच्ची जो थी, जो ऐसे हाँ देखा करती थी कि ये यहाँ पर ये मंच है, ये मैं हूँ, तो ये हाँ जो जगजीत सिंह परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनकी जगह मैं कब होंगी, है ना वो। हाँ तो अब तुमको कैसा लगता है कि जब तुम वहां हो जहां तुम पहुंचना चाहती थी? हाँ। अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मतलब
जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, लेकिन जो इंडस्ट्री की बात लगती है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत मिसफिट हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे लोग बहुत कम हैं। इवन जब मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था तो वसीम बरेलवी का फोन आया, बोले कि तुमको अवार्ड मिला है। मुझे इसलिए हैरत हो गई है कि अभी भी लोगों में बाकी है, शराफत बाकी है इंडस्ट्री में। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला और मैं उसको अभी तक मैं याद करती हूँ कि ये उन्होंने उस वक्त समझ में नहीं आया कि क्यों बोला था उन्होंने ये बात, लेकिन वाकई अब देखती हूँ तो समझ में आता है कि उन्होंने क्यों बोली थी ये बात कि तुमको अवार्ड मिला है, क्योंकि तुम तो ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, अपने गाने से मतलब और दीन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है तुमको। इंडस्ट्री आगे जाए तो, राइट जाए तो, लेफ्ट जाए तो, तुम बॉदर ही नहीं करते हो किसी से, और तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट को मिले तो मैंने कहा कहीं ना कहीं ऊपर वाला है ना देखने के लिए शायद। ये एक सब बहुत बड़ी चीज है कि और मैं आपके इस पेज के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि आप अपने काम पे डटे रहो, लगे रहो, तो चीजें होती हैं और जेन्युइनली मिलती हैं। भले आपको लगे कि वो लेट मिली या कुछ हो, लेकिन जरूर होती हैं चीजें, जरूर मिलती है। अच्छा, एक और घटना है, उसको आप शेयर करना चाहोगे? जुनून एक कार्यक्रम आता था, उसमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया था? जी जी हाँ, उस वक्त मैंने को लेकर के एक रियलिटी शो स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? मैंने कहा चलो ठीक, रियलिटी शो में कर लेंगे, यदि रहेगा तो ठीक है। मैं थी उसमें, जसविंदर जी थे और मालिनी जी भी थी फोक में, और हर्षदीप भी थी, काफी सारे आर्टिस्ट थे। लेकिन उसमें क्या होता है, जो रियलिटी शोज के बारे में आपको भी पता है, और हम जब उसमें गए तब हमें पता लगा क्योंकि वो सब कुछ टीआरपी बिजनेस होता है, और आप यदि उनके मन मुताबिक काम नहीं करते हो तो उस हिसाब से जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस हिसाब से निकाले जाते हैं उसमें। जैसे मैंने और जसविंदर जी ने, हम लोगों ने उनके एग्रीमेंट पे साइन करने से मना कर दिया, और भी उसमें पाकिस्तान के भी आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने भी मना कर दिया कि हम इस एग्रीमेंट में कुछ चीजें, कुछ फ्लॉज हैं, हम इस पे साइन नहीं करेंगे, आप ये करेक्शन करिए तब करेंगे। तो उन लोगों ने, जिन जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था उनको, जैसे मुझे फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में मुझे निकाल दिया, फिर थर्ड एपिसोड में जसविंदर को निकाल दिया। तो इस तरीके से जो जो लोग मना करते गए तो उस तरीके से निकालते गए, और वो उसके बाद मैं बहुत रोई थी, 1-1.5 महीना डिप्रेशन में चली गई थी कि उस वक्त तो मुझे इतना लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लगता था अरे जितने लोगों ने देखा होगा सब सोचते होंगे कि ये तो बेकार सिंगर है, बहुत बुरी गाती है, इस तरीके से जजेस ने बहुत गंदे तरीके से आपको बोला। तो वो सारी हाँ चीजें बहुत तकलीफ दिया था, बहुत। हाँ कविता, यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, स्पेशली जो रियलिटी शोज करते हैं, ये किस लिए करते हैं? जो जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, है ना? हतोत्साहित करने के लिए तो नहीं जी करते हैं। हाँ लेकिन वो एपिसोड हमने देखा था कविता, जिसमें आपका जो है आपको निकाला गया, वो एपिसोड हमने देखा था। और जो भी जज महोदय थे, उनकी जो भाषा थी वो बिल्कुल भी उचित नहीं थी किसी भी कलाकार के लिए। कि आप जब, ठीक है, हमने अच्छा गाया, हमने बुरा गाया, हमने कम अच्छा गाया, जैसा भी गाया, आपके फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते हम, या हम वहां तक नहीं पहुंच पाए आपकी उम्मीद तक, आप बिल्कुल हमको निकाल दें, लेकिन हतोत्साहित नहीं करें। एक कलाकार का पूरा जीवन चला जाता है। तो वो जो उनके शब्द थे बिल्कुल वो बहुत खराब थे, और ये हम सबको मतलब, हम लोग आज जी जगाते हैं, कल को हमारे सामने भी कोई बच्चा होगा, कोई नया होगा जो अपनी शुरुआत करना चाहता होगा। तो अगर हम उसको उत्साहित नहीं कर सकते, अगर हम उसको कोई जगह नहीं दे सकते, तो ये तो हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी कलाकार को हतोत्साहित नहीं करें। बिल्कुल मतलब हम तो वो देख के ना एकदम सख्ते में आ गए थे। हमने सोचा था ये कविता कैसे सरवाइव करेंगे इसके बाद, जिस बहुत तरह से उन्होंने। एक 2 महीना मतलब
मिस्टर सेठ ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैं दिन रात रोती रहती थी, दिन रात की। बहुत टफ हो गया था, मतलब गाना गाने का मन नहीं करता था, म्यूजिक से लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे दोबारा से खड़े होके गा पाऊंगी, मतलब बहुत टफ था वो टाइम भी। देन उसके बाद फिर मिस्टर सेठ ने काफी कुछ समझाया और कुछ वापस हिम्मत बंधाई एंड बोले तुम अपना रियाज करते रहो, लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहेंगे, वो ये तो सब टीआरपी का गेम है ये वो। तब भी मैं उनकी बात वो उस वक्त मानती नहीं थी, क्योंकि मुझे जो उन्होंने बोला था वो बहुत हर्ट कर गया था कि आप ऐसे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो, जो भी उन्होंने ऊटपटांग चीजें बोली थी, तो वो बहुत बहुत तकलीफ थी। तो मैंने कहा, मुझे ये लगता था कि यार ये मुझे ऐसी हिम्मत बनाने के लिए बोल रहे हैं, मैं शायद अच्छा नहीं गाती हूँ तभी उन्होंने बोला है, तो वो चीज घर कर गई थी, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। बट फिर धीरे धीरे रियाज करते करते चीजें नॉर्मल हुई कुछ महीनों में, देन वापस फिर टाइम लगा। लेकिन उस तरीके से जो बच्चों के साथ होता है ये बहुत ही गलत है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, ऊपर वाले ने सबको आवाज दी है, सबको पैशन दिया है, जिसकी जितनी शक्ति होगी, जिसकी जिसमें जितनी वो होगी, वो उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। हम ना उसे रोक सकते हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता, ना कोई किसी को ऐसे कोई तोहमत लगा सकता है इस तरीके से कि आप ऐसे हो वैसे हो। वो सब तो चीजें बहुत कविता, गलत हैं। तो उसके बाद वो मेरे जी वो जो इंसिडेंस था हेलो ना, उसके बाद आपको, आपसे जब हम मिले, मतलब हमने दोबारा आपको जब परफॉर्म करते हुए देखा है, उसके बाद हम आपके गुलाम हो गए, आपके जज्बे के, आपके हिम्मत के, आपके हौसले के। उस दिन से हमें कविता बहुत प्यारी लगती है। वहां से निकल के आपकी आना आवाज जा रही है। आपकी आवाज क्लियर दीप्ति जी। हेलो। अभी आ रही है। हाँ अब आ रही है जी। हम कह रहे हैं उसके बाद से जब, अच्छा हाँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई, आपका ये ऑफ हो गया। तो हम कविता के बारे में बता रहे थे कि कविता को जब हमने दोबारा उसके बाद परफॉर्म करते देखा, एक बिल्कुल नए जज्बे के साथ, नई हिम्मत, नए हौसले के साथ, उस दिन से हम कविता के फैन हो गए। उस दिन हमको लगा कि इस महिला में कुछ है, वो जज्बा ना, वो मतलब तुम्हारी गायकी के तो हम फैन थे पहले से ही, लेकिन इस जज्बे ने ना वो खरीद लिया हमको। सच में ये बहुत बड़ी बात होती है ना, जब आपको ना एकदम धूल धूसरित कर दिया जाए और वहां से अपनी एशेस से जब आप निकलते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने फिर उसके बाद मेरे सबको पता था इंडस्ट्री में कि मेरे दोनों बच्चे गाते हैं, अच्छा गाते हैं। और कविश काफी जब छोटा था तो काफी कॉम्पिटिशन्स में विनर रहा है हर बार। लेकिन मैंने फिर उन दोनों को भेजा ही नहीं, मैंने कहा ये बहुत ही खतरनाक दुनिया है, अपने आप रगड़ रगड़ के बनेंगे तो ज्यादा चमकेंगे, रादर देन थोड़ी देर की चमक मिले और उसके बाद फिर वो अंधकार में कहीं गुम हो जाए। आई डोंट वांट दैट। जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे तो मैं वो नहीं चाहती थी कि ये लोग भी से गुजरे, बल्कि अपना मेहनत करके बने, जो भी करना है आपको मेहनत करके करिए बस, लेकिन इसमें नहीं जाना है। ये अच्छी बात है। अच्छा, तुमको कभी लगा नहीं कि बच्चे, जैसे हम लोग का जो कलाकार है उसका जो जीवन है या बहुत अनसर्टेन होता है ना, हमको मालूम नहीं होता कि जी आज हम यहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे, है ना। और वही हमारा जो जीवन यापन है, हमारी दाल रोटी, हमारा ब्रेड बटर, हमें ये भी नहीं मालूम होता कि कभी हम अर्श पे होते हैं, कभी हम फर्श पे होते हैं। तो बच्चों के लिए कभी डर नहीं लगा कि ये मतलब इस फील्ड में आने के लिए कभी आपने उनको रोका नहीं? नहीं, उन दोनों ने मतलब पता नहीं मेरे को देख देख के जो बड़े हुए हैं, तो बल्कि कविश ने तो आईआईटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बोला मुझसे नौकरी करने को नहीं बोलोगे, मुझे म्यूजिक करना है। तो मैंने एक भी नहीं वो कहा, मैंने कहा ठीक है, जब मैं अभी तक खुद अपने सपने उसके पीछे मैं दौड़ रही हूँ या उसको तलाश रही हूँ, तो मैं तुमको कैसे रोक सकती हूँ जब मैं खुद ही इसी सब्जेक्ट पे इतना वो कर रही हूँ। तो मैंने इवन तनिष्क 13-14 साल की उम्र से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, गिरते पड़ते टूटा फूटा जैसे भी धीरे धीरे करा। तो उसका भी ये था कि उसको म्यूजिक कर, जब एक माइंडसेट ही है बच्चों का और सिंगल माइंडेड है, ये भी नहीं कि अच्छा ये नहीं मिला तो वो नहीं, मतलब ये मिलेगा ही मिलेगा, दे आर 100% श्योर। तो उस बारे में कोई डाउट, मुझे लगता है दो नाव पे सवार होने वाला थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती। जैसे
मैं जॉब करते करते कॉन्सर्ट्स कर रही थी, तो वो हो नहीं पा रहा था। आपको कोई भी काम करो तो होल हार्टेडली करना पड़ता है, तो बेटर है कि भले ही उनको थोड़ा शायद हो सकता है बहुत अच्छा करेंगे, मेरी दुआएं तो यही है बिल्कुल कि थोड़ा करेंगे। बहुत पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यदि वो लोग खुश हैं अपनी उस जिंदगी से कि जो वो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या होगी। पैसा तो बहुत दुनिया कमा रही है, वो जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा कविता, तुम अपने आप से कितना संतुष्ट हो ये बताओ? जी, अपने आप से कितना संतुष्ट हो? थोड़ा थोड़ा हो, अभी बाकी है बहुत कुछ। वो मुझे लगता है एक कलाकार की भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यदि भूख खत्म तो कलाकार खत्म। तो हमेशा सही। कुछ ना कुछ दिमाग में नई चूहल चलती रहती है, ये करने लगे तो फिर लगता नहीं नहीं ये भी करें। बल्कि ये दोनों बोलते हैं कि आपके दिमाग में इतना कैसे चलता रहता है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। मैंने कहा मैं ऐसी ही हूँ। सैकड़ों चीजें मन करता है करने का, लेकिन म्यूजिक से ही रिलेटेड सब कुछ। अच्छा, तुम्हारे जीवन में एक नया चैप्टर ओपन हुआ कुछ साल बाद। जी, हाँ, आ, तो ये कहाँ से कैसे? हाँ, धर्मेश को हम बस, जानते हैं, हाँ, धर्मेश जो आपके हस्बैंड है इस वक्त, उन्हें हम जानते हैं, बहुत लाइवली पर्सनालिटी है, वो बहुत जी, स्ट्रांग और बहुत लाइव। तो उनसे जी, मिलके जी, बहुत अच्छा लगता है। तो जी। उनसे मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई? उन सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी वो मिस्टर सेठ के साथ ही मैं गई थी। तब वो हाँ, गीतांजलि जो ज्वेलरी कंपनी है उसमें सीईओ थे वहां पर, वहां उन्होंने मतलब वहीं मिले थे। तो मैं तो बस पीछे बैठी रहती थी, बातचीत वगैरह तो सब वही करते थे। तब उन बस हमारे पास नंबर था और कोई बातचीत हम लोगों की फिर उसके बाद हुई नहीं। बट एक प्रोग्राम हमारा था जब मिस्टर सेठ उस वक्त थे और हमारा वो एमसी नहीं आया था, तो उन्होंने बोला कि कहीं चाहे तो मैं ओपन कर सकता हूँ, उनकी आवाज बहुत अच्छी है धर्मेश की। देन हाँ, हाँ, तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम की ओपनिंग कर दी थी, क्योंकि हम लोग भी नए नए थे और हमारे वो जो एंकर होंगे आरजे थे वो डिच मार गए कि पैसे वैसे तो मिलने वाले नहीं है, तो शायद आए नहीं बैठ करके। तो उन्होंने ओपनिंग की थी। उसके बाद फिर हम लोगों का कोई टच नहीं, कुछ पता नहीं। मिस्टर सेठ की डेथ हुई 2011 में, उनकी वाइफ की डेथ हुई 2012 जनवरी में। और फिर जस्ट एक मैसेज आया था कि उनकी डेथ ऐसे ऐसे हो गई है, और बस उसके बाद मैंने कुछ पलट करके इवन कंडोलेंस भी नहीं भेजा, क्योंकि मैं खुद ही इतना दुखी थी। मिस्टर सेठ की डेथ हुई कुछ दिन मैंने, बल्कि मैंने शायद किसी को भी मैसेज भी नहीं किया था, किसी को भी नहीं बताया था। अपने आप ही जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया होगा। फिर फिर मैं जब ये इधर दूसरे फ्लैट में जब शिफ्ट हो गई, और जो ऑफिस का मकान था वो छोड़ना पड़ा, फिर हम जब यहाँ खरीद लिया, इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। देन एक दिन उनका मैसेज आया था कि हुज नंबर इज दिस, और तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैंने बहुत कुछ बेतुका सा जवाब लिख के भेजा। देन ही कॉल्ड मी बैक और बोले कि मेरी वाइफ का फोन है और उसमें से मैं नंबर कुछ डिलीट कर रहा था, कुछ देख रहा था क्या क्या है, तो दैट्स व्हाई मैंने पूछा कि ये किसका नंबर है। तो वहां से बातचीत शुरू हुई। और फिर एक दिन उन्होंने अपने घर पे, उनकी माँ आई हुई थी कैलकाटा से, तो वो बुलाया हम लोगों को। तो मैं कभी इसको कनू को लेके गई थी, तनिष को। तो इस तरीके से धीरे धीरे मिले हम लोग, बातचीत हुई। सेम बोट पे थे कि मेरे भी दोनों बच्चे, मैं एज ए सिंगल पेरेंट, वो एज ए फादर, तीनों बच्चों को हैंडल कर रहे थे। तो हम दोनों अक्सर सेम बातें करते रहते थे, कैसे मैनेज करें क्या करें। फिर और लेकिन उनके साथ मुझे जब भी मैं गई या कहीं पर मिलती थी उनसे, बहुत सिक्योर फील करती थी। कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे और जेंट्स लोगों से या कभी मुलाकात हो तो एक इनसिक्योरिटी या ऐसा लगता है इसकी पता नहीं ये कब मौका तलाश करके कुछ हरकत कर देगा, तो वो चीज कभी नहीं लगी उनके साथ। तो बीच बीच में कई बार मुझे लेट नाइट मीटिंग्स में भी जाना पड़ता था या कोई रिकॉर्डिंग के लिए, तो इतनी मैं उनसे हिम्मत करके बोल देती थी कि मेरी यहाँ रिकॉर्डिंग है और इतने बजे खत्म हो रही है, क्या तुम मुझे आ सकते हो मेरे साथ। तो मतलब धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं उन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे हम लोगों की बात बढ़ी। फिर एक बार मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कुछ होगी, और हम किसी को नहीं जानते थे यहाँ पर ज्यादा बॉम्बे में। देन आई कॉल्ड हिम
और उन्होंने फिर क्रॉस चेक के लिए अलग अलग डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया, मुझे मिलवाया, और पूरा दिन मेरे हॉस्पिटल में रहे। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आई नीड समवन जो मेरे साथ एक दोस्त के नाते हम लोग टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि बच्चों की अपनी पढ़ाइयाँ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, उनका अपना करियर शुरू हो जाएगा, देन आई एम अलोन, सेम विद हिम। देन वी डिसाइडेड कि इसको एक रिश्ते का नाम दे दें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ संस्कार नहीं है कि एज ए मदर या एज ए फादर उनके यहाँ भी कि आप अलग से कहीं डेटिंग कर रहे हो या गुलछर्रे उड़ा रहे हो, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं। वो सब चीजें मुझे भी पसंद नहीं थी, तो एक चाहती थी कि एक रिश्ते का नाम दिया जाए उसको, एक उस रिलेशन को। देन वी डिसाइडेड टू मैरी अगेन तो इन जब तुम्हारे 2015 वी मैरिड। ओके, तो जब तुम्हारे दिल पे बनी, जब दिल पे आई, तब तुम्हें पता चला कि दिल ने क्या चाहा, दिल चाहता क्या है। हाँ? तो ये लेकिन उसमें भी 2015 कितने सारे, मुझे लगता है कि लड़कियों को ज्यादा होती है ना? लड़कियों को ज्यादा दिक्कत भी होती है, ज्यादा समाज की चिंता होती है, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे मम्मी पापा, अरे समाज क्या बोलेगा। मतलब ये बहुत सारे सवाल आ रहे थे, फिर सबको क्रॉस करके ये हुआ कि नहीं भाई, अपनी जिंदगी का डिसीजन हमें खुद लेना है, क्योंकि जो चीज मैं सफर कर रही हूँ वो ना मेरे पेरेंट्स को वहां पे पता है, ना मेरे इन लॉज को वहां किसी को पता है, तो वो मैं सफर कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद हूँ। तो अब अच्छा समय भी यदि आ रहा है, यदि मुझे कोई पसंद आया और हम एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, देन आई शुड गो अहेड। हाँ, ये बहुत जी बड़ी बात है और ये बहुत सच्ची बात है कि अपनी जिंदगी अपनी तरह से गुजारने का हमें पूरा हक है ना। हम अपनी जी जिंदगी समाज के अनुसार क्यों बिताएं, मतलब सिर्फ इसलिए जी कि कोई ये ना कहे और कोई वो ना कहे। लेकिन इतनी जिंदगी जीने के बाद ये सबको समझ में आ जाता है कि आप कुछ भी करें, समाज को जो कहना है वो कहता ही है, वो कभी चुप नहीं हाँ होता, हाँ, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी ये एक बहुत समझदार डिसीजन था आपकी जिंदगी का कि जी। और और सबसे अच्छी चीज, ऑल द किड्स, उनके बच्चे भी हमारे बच्चे भी सब इसलिए ओके थे कि दोनों को एक दोस्त मिल रहा था, दोनों को एक कंपेनियनशिप मिल रही थी। तो सबके मन में कहीं ना कहीं ये था, यहाँ पे भी दोनों बच्चों को ये लगता था कि वो लोग कहीं टूर पे जाते हैं कि पीछे मम्मा अकेली है, मॉम अकेली है। इवन उनके यहाँ भी सेम की वो उनकी बेटी भी कह रही थी कि जैसी मॉम की, उनकी मदर की जब डेथ हुई उनके बच्चों की, तो कि हम सोच ही रहे थे कि पापा को ये नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, लेकिन वो यदि नेचुरल वे में हो तो ठीक है, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, मतलब एक नहीं। अंडरस्टैंडिंग के साथ। जी तो कविश कनिष्क का क्या रिएक्शन था, इन लोगों का क्या रिएक्शन था? हाँ, देवर फाइन, देवर ओके, मतलब उन लोगों का कुछ ऐसा वो नहीं था। लेकिन हाँ, उसके बाद जब हो गया सब कुछ, फिर थोड़ा सा टफ टाइम रहा, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपका एक लाइफस्टाइल अलग हो जाता है जीने का, और दूसरी फैमिली में जहाँ गए हो वहां थोड़ा सा, बट फिर एनी हाउ चीजें मैनेज हो जाती है जब आपको पता है कि आपको ये करना ही है। फिर वो सारी चीजों को आप, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हो, और आपको लगता है कि वो जो जो रिश्ता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन ये छोटी छोटी चीजों पर खफा होना या छोटी छोटी बातों पे वो करना, वो उसको नेग्लेक्ट कर देना बेटर है। जी करेक्ट, और यही सच भी है, क्योंकि ये तो सच है कि मतलब दो एकदम ग्रोन अप पर्सनैलिटीज, दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज, है ना, हाँ वो जब जी मिलती है और विद फैमिली, तो ये बहुत हाँ मुश्किल आसान काम नहीं है। लोगों को लगता होगा कि अरे हाँ, नहीं ये बहुत मुश्किल काम है। वो एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को पूरी तरह से उसकी खूबियों खामियों के साथ एक्सेप्ट करना इस एज में हाँ, विद फैमिली, ये बहुत फिर मुश्किल काम होता है। हम लोग ये आदतों में पड़ जाते हैं ना कि एक बचपन से लेके अब जो भी, मैं आई थिंक मैं 45 की थी उस टाइम पर, तो एक आपने आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली, और आपके एक माइंडसेट बन गया है कि आप ऐसे हो या आप ऐसा ही ये चीजें करते हो। सेम वे विद हिम आल्सो, कि उनका एक लाइफस्टाइल रहा है, तो वो हर किसी के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट यदि आप रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर वो सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं कि ठीक है। और धर्मेश की एक और बहुत बड़ी बात है कि मतलब तुम्हारे जो जो ये रिश्ता है, इसकी
एक बहुत खूबसूरती जो एक सबसे बड़ी ये है कि आप दोनों एक दूसरे की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरे के साथ हो। और आज की डेट में आप मिस्टर सेठ के लिए आनंदोत्सव करते हो, दूसरा कौन सा निर्वाणा करते हो है, और उसमें धर्मेश साथ में खड़े रहते हैं। मतलब एक प्रोग्राम तुम्हारा हमने भी जो है वो कंडक्ट किया है, उसमें धर्मेश को हमने देखा है कि किस तरह से वो एक पैर पे खड़े रहते हैं और वो सारी ड्यूटीज निभाते हैं, और उनके चेहरे पे दिखता है कि ये शो कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है। मतलब वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बड़े बड़े दिल वाले हैं वो। ये बड़ी बड़ी बात है कि बहुत नहीं तो है ना। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा है। हाँ, वो भी इंडिया में, राइट। रियली वो चीज तो है, वो जौहरी हैं तो हैं जौहरी, दिल के भी जौहरी हैं। तो इसीलिए तो हीरा ढूंढा है उन्होंने। जौहरी वाकई वाकई सही कह रहे हो। जी। अच्छा कविता, तुम्हारा अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, क्या करने जा रहे हो? मतलब अभी क्या चल रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट, किस पे काम कर रहे हो? मैं कविता हूँ, बस उसी पे चल रहा है कि मैं जो हूँ और जो चीजें मुझे पसंद है, बस मैंने उन्हीं को चुन लिया और उन्हीं को अब बुनने की कोशिश कर रही हूँ। कि मैं उसमें चाहती हूँ कि जो भी मेरे पसंदीदा शायर हैं, मैं उनके सबके कलाम ले करके कॉन्सर्ट्स डिजाइन करूँ। आपके साथ वाला भी लास्ट में ये लॉकडाउन खा गया कमबख्त। हाँ, देखते हैं अब कब मिलेगा और कब हम दोबारा से वो कर पाएंगे। ईगरली वेट कर रही हूँ। तो जो भी मेरे पसंदीदा पोएट्स हैं, मैं उनको पढ़ती रहती हूँ काफी, और उसमें से ही छांटती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे तो अभी दोनों हाथ और पूरा जो सर है वो सब भरा हुआ है इन सब चीजों से, कि मुझे कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम करना है, कि चाहे वो गालिब हो, चाहे वो अभी कंटेम्परेरी कितने सारे पोएट्स हैं उनको पढ़ रही हूँ, इतना अच्छा अच्छा लोग लिख रहे हैं। तो रादर देन मैं वेट करूं कि मुझे फिल्म से कुछ मिलेगा या इधर से कुछ मिलेगा, उसके बजाय कि जो मुझे दिया हुआ है, मेरे पास जो इतना खजाना है, वो मैं कैसे बांट के जाऊं, कैसे मैं दे करके जाऊं लोगों को। हाँ, तो नेटवर्क की फिर कुछ प्रॉब्लम आई है। कविता जो है वो सेलिब्रिटी है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी जो उनकी है वो आती है, थोड़ी देर पर अपनी झलक दिखाती है, ये चली जाती है। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। अच्छा कविता, तो अब ये बताओ, अच्छा ये बताओ, तुम हमको एक बार वहां लेके गई थी पैगोडा, अटक गया। हाँ, कितना प्यारा एक्सपीरियंस था आपके साथ वो। अरे मैं बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि मैंने दीप्ति जी को जस्ट फोन किया कि आप कभी पगोड़ा गई हैं, बोली कि नहीं। तो मैंने कहा अभी चल सकती है, बोली हाँ। मतलब बॉम्बे में मैं पहली बार किसी ऐसे बंदे विद इन में तैयार होकर के आ गई और हम लोग चले गए वहाँ जो ग्लोबल विपाशना सेंटर है पगोड़ा, वहां गए। तो उस दिन तो वाकई कुछ तो घटित हुआ था। दीप्ति जी अपनी गजलें पढ़ रही थी, हम लोग एक जगह सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर बैठ गए थे, और वहां पे कई वहां के गार्ड्स बोल रहे थे यहाँ से हटो यहाँ से हटो, बट हम लोग वहीं डटे रहे काफी देर। और इतनी प्यारी प्यारी गजलें वो पढ़ती जा रही हूँ, मैं उनकी उनकी उनको कंपोज करती जा रही थी वहीं के वहीं। तो वो तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। और ये जो अपना ल्यूमिनेंस हम लोगों ने किया था, आई थिंक वो उपज वहीं की थी, वो वहीं की थी, वहीं से वो वाकई, मतलब वो कुछ घटित हुआ था, वो मालूम नहीं है वो क्या था, लेकिन और वहीं से हम लोग का जो कनेक्शन है ना, हम लोग जानते तो बहुत पहले से थे एक दूसरे को, लेकिन वो जो कनेक्ट हुए हैं हम लोग एक दूसरे से, वो कुछ था, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
नहीं, शब्दों में नहीं बयां कर सकते। मतलब बॉम्बे जैसी जगह में लोग इतना नखरा मारते हैं, कोई नहीं भी बिजी होगा तो झूठ मूठ कोई बोल देगा, नहीं अभी इतनी जल्दी, अभी तो टाइम नहीं है। मतलब दीप्ति जी को मैंने डरते डरते ही पूछा कि इमीडिएट के लिए कोई कोई हाँ बोलेगा कि नहीं, और आपने तुरंत कहा हाँ ठीक है चलो चलते हैं। आप फटाफट आ गए, आधे घंटे में क्या है। सो स्वीट। अरे शायद वो डेस्टिनी करवाती है कि वो रास्ता बना हम लोगों का, और हम लोगों ने वो टाइम स्पेंड किया, और इतना प्यारा ये ल्यूमिनेंस ऑफ वर्ड्स जो प्रोग्राम डिजाइन हो पाया, इतना कामयाब प्रोग्राम रहा वो, बहुत कामयाब अच्छा। रहा, बहुत अच्छा रहा वाकई वो शो, मतलब अभी भी याद करते हैं तो कैसे सीढ़ियों पे सालों बैठे थे लोग, है ना उस हाँ, दिन। तो खैर वाकई वाकई। ये ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, इसके बाद ही तुम विपश्यना के लिए भी गई थी ना वहां पे पैगोडा में? विपश्यना भी किया वही, हाँ उसी सेंटर से किया मैंने। उसी सेंटर से किया है ना? तो ये पूरी यात्रा, मतलब जब तुम सोचती हो वहां से, बरेली से, वो छोटी सी बच्ची जो रेडियो सुनती थी, टीवी देखती थी, तो सोचती थी इस टीवी के अंदर हम कब होंगे, इस रेडियो में हमारी आवाज कब आएगी। आज जहां तुम हो, मतलब बहुत सारे लोग तुम्हें देख के ना इंस्पायर होते हैं, तुम्हें देख के ये सोचते हैं कि काश हम कविता जी जैसे हो जाएं। मतलब जो तुम सोचा करती थी, ऐसा तुम्हें देख के बहुत सारे लोग सोचते होंगे। तो बिल्कुल कैसा बिल्कुल। लगता है, कैसा लगता है तुम? हाँ, अच्छा तो लग रहा है और लगता है, लेकिन जब यहाँ इस मकाम तक भी पहुंचने के बाद मुझे ये लगता है, जब आपको लगता है कि वो चीज आपने अचीव कर ली है, तब ये एक चीज ये भी एहसास होता है कि जिसको हम मंजिल समझ रहे थे वो भी सिर्फ एक रास्ता ही है, मंजिल तो कुछ और ही है। तो वाकई अभी भी तलाश जारी है कि क्या है मंजिल। बल्कि इस लॉकडाउन में ये पता चला मुझे, और जो मैं अब खुद को तलाश रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या मकसद है, मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, और क्या करना है। तो इस तरीके के सैकड़ों सवाल मन में आते रहते हैं। वाकई अब वो है कि रास्ता जो है वो पहले बाहर की तरफ था, बरेली से बॉम्बे की तरफ था, अब बॉम्बे से वो इधर जर्नी शुरू हो गई। खुद की हाँ, तलाश कर रही हूँ। खुद जी की तरह कुछ सुना दो। जी। अच्छा, हाँ मैं सुनाती हूँ आपकी वाली गजल, बड़ी प्यारी है वो, सभी की अच्छा, फेवरेट है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, वो नहीं मेरा। वाह, सच को मैंने सच कहा, जो कह दिया सो कह दिया, जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, वो नहीं मेरा। क्या थैंक यू। बात, थैंक यू कविता। तुम आई, तुम मिली, तुमने अपनी जीवन के वो पहलू हमारे साथ शेयर किए। क्या बोले हैं? बहुत अच्छा कुछ लगा आपके साथ। आपके साथ तो जब भी गप्पे मारते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, टाइम पता ही नहीं लगता। आज तो 1 घंटे से अपना 1.5 घंटा। ज्यादा, 1.5 घंटा हो गया, इसीलिए तो मतलब फिर हमें एकदम से लगा हम तो अभी आगे कुछ और बात करने जा रहे थे, फिर हमने देखी घड़ी तो हमने कहा, नहीं 1.5 घंटा हो गया है। तो बहुत बढ़िया लगा। और मैं आज भी किसी से कह रही थी, मैंने कहा जब भी दीप्ति जी लिखती हैं तो ऐसा लगता है कि वो मेरे दिल की बात कह रही है। तो एक वो आपके साथ तो एक अलग ही सोल कनेक्शन है। है, है, कुछ है, अलग है, ही। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात और है। हम और हम ये चाहते हैं, ये जो कनेक्शन हमारे और तुम्हारे बीच में है,
तुम्हारी गायकी के थ्रू ये कनेक्शन उन सब लोगों में हो, उन सब तुम्हारे दर्शक हैं, जो तुम्हारे श्रोता हैं, जो तुमको एडमायर करते हैं, वो तुमसे इसी तरह से कनेक्ट हो सके और तुम्हारे गायन को से आह्लादित हो, आनंदित हो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और बस आपके साथ जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो, मैं कविता हूँ, हम जल्दी से कर पाए। बिल्कुल करेंगे, जरूर थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कविता सेठ के साथ बहुत लंबी बातचीत रही, बल्कि बहुत और कुछ भी बहुत मैं करना चाहती थी बात, लेकिन समय बहुत ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है, तो हम लोग कभी दोबारा मिलेंगे तब। मैंने आपको एक कितने सच्चे और अच्छे इंसान से मिला है ना। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ।